बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पे जो बुनियादी तौर पे सियासी मौजू है, लेकिन उसका ताल्लुक कुछ मेरी अपनी पुरानी यादों से है, और वो हैं जनरल अब्दुल कादिर बलोच, जिन्होंने आज अपनी पॉलिटिकल पार्टी PMLN को फाइनली खैरबाद कहा। जनरल कादिर बलोच एक सादा आदमी, जो कि अपनी ज़ात में अपने आप में रहने वाला, बहुत ज़्यादा मिलना मिलाना नहीं, खामोश तबा, ईमानदार और एक बहादुर सिपाही, जो कि वफादारी से अपने जिम्मेदारियां निभाना जानता है। पाकिस्तान के साथ उसकी वफादारी हमेशा बहुत मजबूत रही, अपने वतन से मोहब्बत बड़ी मजबूत रही, और तभी एक लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट के रैंक से आप देखें कि कहाँ पहुँचे, और पॉलिटिकल कैरियर भी आपने देख लिया। मैं पहली दफ़ा अब्दुल कादिर को जानना शुरू हुआ, मेरी पहली मुलाकात हुई 1971 की जंग शुरू होने से कुछ एक आध दिन, 2 दिन पहले। हम लोग राजस्थान के महाज पे थे, और अब्दुल कादिर बलोच एक लेफ्टिनेंट की हैसियत से एक बलोच रेजिमेंट के एजुटेंट थे, और मैं उस वक़्त मेजर था, और मैं बलोच रेजिमेंट के साथ एक आर्टिलरी ऑफिसर के तौर पे एक बैटरी कमांडर, जो उनको आर्टिलरी सपोर्ट मुहैया कर रहा था, मैं उनके कमांडिंग ऑफिसर के साथ काम करता था। वहाँ मैंने पहली दफ़ा अब्दुल कादिर बलोच को देखा, और मैंने महसूस किया कि ये शख्स बिल्कुल खामोशी से अपना काम करता है, लगन के साथ, मेहनत के साथ, और जंग शुरू है, गोलाबारी हो रही है, हालात ख़राब हैं, हमारे बड़े सख्ती के दिन थे, लेकिन ना मैंने इसके चेहरे पे कोई मलाल देखा, ना परेशानी देखी, और यही देखा कि यकसुई से ये लड़का काम कर रहा है अपना। मैंने कहा कि जंग बड़ी सख्ती के दिन थे। उसकी वजह यह थी कि हमारे साथ जो बंगाली ऑफिसर्स थे, जिनमें ख़ास तौर पे इंजीनियर के ऑफिसर, जिन्होंने के माइन फील्ड्स वगैरह लगाई हुई थी, वो एक तरह से अंदर से वो बेवफा थे, या अंदर से वो भारत के साथ मिले हुए थे, लेकिन हम उनको कह नहीं सकते थे, क्योंकि जो आपके साथ जंग में आपकी सफ़ों में शामिल हो, उसको आप गद्दार कहें तो अगर वो नहीं है तो उसको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचेगा। लिहाजा इसका जिक्र नहीं आता था, लेकिन वो बिल आखिर एक दिन एक रात मौका पाके तो वो बॉर्डर क्रॉस करके भारत में जा मिले, और फिर वो वहाँ से भारतीय अफवाज को गाइड करके लेके आए मुख्तलिफ जो गैप्स थे उनके ज़रिए, और हमारी पोजीशनों पे हमले होने शुरू हुए। तो इसलिए, क्योंकि जब आपकी अपनी सफ़ों से लोग मिल जाएं दुश्मन के साथ, जो आज हमें कुछ हालात नज़र आ रहे हैं, तो वो आपके लिए एक बड़ा मुश्किल वक्त बन जाता है, क्योंकि दुश्मन को एक सहूलत मिल गई कि आपका राजदान, आपका भेदी, आपका साथी, जिसके साथ आपने हर चीज़ शेयर की थी, वो आज दुश्मन की सफ़ों में शामिल है, और वो उसकी रहनुमाई कर रहा है। इन हालात में काफ़ी मुश्किल वक्त था, और हमने बड़ा तकलीफ़ का वक्त, लेकिन बड़ी हिम्मत से, बड़े हौसले से, बावजूद इस कमज़ोरी के कि बंगाली ऑफिसर जो हैं वो दूसरी तरफ चले गए थे, फिर भी हमने वहाँ पे बहुत कामयाबियाँ हासिल की, और दुश्मन को न सिर्फ शिकस्त दी, बल्कि उसके कैदी बड़े पकड़े, कुछ ज़ख्मी थे, दुश्मन के हवाई जहाज़ गिराए वहाँ पे, और अब्दुल कादिर के साथ वहाँ साथ रहा। और मैं पूरी ज़िंदगी ये महसूस करता रहा कि जिन दोस्तों के साथ, जिन साथियों के साथ आपने जंग में एक बड़ा मुश्किल तकलीफ़देह वक्त जो है वो इकट्ठे गुजारा होता है, जहाँ आपकी मुश्किलात साझी हैं, वो आपका ताल्लुक़ हमेशा कायम रहता है, वो आपकी यादों के दरीचे में हमेशा आपको वक्तन फ़क्तन झांकता रहता है।
اب عبد القادر کے ساتھ وقتاً فوقتاً میرا واسطہ رہا، وہ ڈی جی رینجر رہے کراچی میں، وہاں بھی رابطہ رہتا تھا، اور پھر وہ سیاست میں آئے۔ بڑی خوشی کی بات، سیاست میں آئے، انہوں نے پی ایم ایل این جوائن کی اور ایک بڑا پولیٹیشین کا رول نبھایا، اور بڑی سوجھ بوجھ سے، بڑے اپنے آپ میں رہ کے، اپنے آپ کو لالچوں سے بچا کے ایک کردار اپنا سامنے رکھا اور نمونہ دیا، باوجود اس کے کہ ہمیں پتہ تھا کہ پارٹی کی قیادت اس کو بہت زیادہ وہ مطلب وہ پذیرہ ہی نہیں ہے پارٹی کی قیادت کی وجہ کی طرف سے، جو کہ ایک ایماندار اور ذمہ دار ممبر کی طرف ہونی چاہیے، وہ نہیں تھی۔ کبھی ہمیں اندازہ ہوتا تھا، لیکن عبد القادر نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی، کبھی شکایت یا کوئی ایسا نہیں، بلکہ ٹیلی ویژن کے مختلف پروگرامز میں جب عبد القادر میرے ساتھ کبھی بیٹھتے تھے تو وہ اپنی پارٹی کو بڑی کنوکشن سے اس کا دفاع کرتے تھے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ وہ میرا تعلق یا میری دوستی یا اس کا جو بھی ہمارا واسطہ تھا، اس کی بنیاد پہ وہ کوئی اپنی وفاداری بدلتے ادھر نہیں۔ پارٹی وفاداری ان کی بالکل کسی بھی کوشچن سے، کسی بھی شک و شبہ سے بالا تر تھی، اور میں بعض اوقات بڑا حیران بھی ہوتا تھا، اور یہ جو صورتحال تھی میں سمجھتا تھا کہ باوجود اس کے کہ وہ بڑی رسپیکٹ کرتا ہے، کبھی اختلافات نہیں ہوئے، وہ ہمیشہ معذرت کر کے تو اس نے بات کرنی، تو اس لحاظ سے تو میرا سارے ہمارے جو آفیسر سیاست میں ہیں ان سے بہت محبت کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور وہ بالکل عبد القادر بلوچ سے بھی تھا، لیکن ایک وفاداری جو ایک سادہ آدمی کے اندر، ایک درویش صفت آدمی کے اندر ہوتی ہے کہ وہ ہیرا پھیری، فریب، جھوٹ، یہ چیزیں نہیں جانتا وہ، تو وہ اپنی ایک وفاداری کے تحت اپنی پارٹی کا بہت زبردست دفاع کرتا تھا، مختلف پروگرامز میں میرے ساتھ وہ حصہ لیتا رہے۔ لیکن ایک چیز جو مجھے ہمیشہ کاٹتی تھی، میں سوچتا تھا کہ ان کی پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ جھوٹ بولتی ہے عوام کے ساتھ بھی، اور ساری ساکھ سیاست جھوٹ کی بنیاد پہ رکھی ہوئی ہے، آرمی کے ساتھ مخاصمت کی بنیاد پہ رکھی ہوئی ہے، ایک دشمنی سی، آرمی کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کرپشن کے چارجز بھی بہت ہیں۔ جھوٹ کا تو یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کے جھوٹ بولے میں کہ جی ہم نے مشرف سے کوئی کیا ہی نہیں، معاہدہ ہی نہیں کوئی کیا۔ تو میں سوچا کرتا تھا کہ وقتاً فوقتاً چیزیں بڑھتی گئی ہیں، جھوٹ زیادہ سے زیادہ سامنے آتے گئے ہیں، اور پھر جب یہ پاناما کا کیس ہوا اور وہاں بھی جھوٹ بولے گئے، بعض جھوٹ کھل گئے، کیونکہ وہ جو جعلی ڈاکومنٹس وغیرہ پیش کی تھیں وہ پکڑی گئیں، تو میں بڑا بعض اوقات حیران ہوتا تھا کہ عبد القادر جو کہ بنیادی طور پہ ایک ایماندار آدمی ہے، ایک موٹیویٹڈ ڈیڈیکیٹڈ سپاہی ہے، وطن کا سپاہی ہے، یہ کیوں ایک ایسی لیڈرشپ کی غلامی قبول کر کے بیٹھا ہوا ہے جو کہ ملک میں اس کی وفاداری نظر آتا ہے کہ ملک کے ساتھ وفاداری سے کہیں زیادہ اپنی ذات کے ساتھ، اپنے کنبے کے ساتھ وفاداری ہے، کنبہ پروری ہے، اور اپنی ذات سے محبت ہے، کیونکہ جو کرپشن کا پیسہ ہے یا جو بھی دولتیں پراپرٹیز ملک سے باہر بنائی ہوئی ہیں، وہ ان کو بچاؤ کے لیے، ان کے بچاؤ کے لیے وہ سارا بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام باہر ہاتھ جوڑتے پھرتے ہیں کہ کوئی آئے ملک میں آ کے انویسٹ کرے، یہاں کی اکانومی کو بہتر کرے، اور یہ حضرات وہ ہیں جو یہیں سے پیسہ اڑا کے تو باہر لے جا کے وہاں دوسروں کی اکانومی میں انویسٹ کر رہے ہیں۔ دبئی میں، انگلینڈ میں یا یورپ کے مختلف ملکوں میں یہ پاکستانی جو جا کے وہاں پہ جائیدادیں خریدتے رہے ہیں، دنیا کے اور ملکوں سے بھی اسی طرح چوری کا پیسہ لے کے لوگ آتے رہے ہیں، تو ان کی اکانومی تو کیونکہ وہاں پہ تو پراپرٹی کی قیمتیں کئی گنا بڑھ گئیں اور ان کے لوگوں نے کمایا، لیکن ہمارے جیسے غریب غربا ملکوں سے یہ پیسہ گیا۔ تو اب جب یہ انتہا ہوئی تو میں سوچتا تھا کہ اب عبد القادر کا ریئیکشن کیا ہوگا، جبکہ میاں صاحب نے ایک بھرپور کوشش کی ہے افواج پاکستان کے اندر بغاوت کرانے کی۔ یہ بڑا خطرناک کھیل تھا، بہت خطرناک کھیل تھا۔ یہ تو اللہ کا بہت احسان ہے کہ یہ ایک بڑی ڈسپلنڈ آرمی ہے،
इस आर्मी में अपनी कमांड के साथ, अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ एक बड़ा वफादारी का ताल्लुक है, जो कि हर हालत में कायम रहता है। मुश्किल वक्तों में, जंगों में आपके जवान, आपके जूनियर ऑफिसर्स, वो सब आपकी आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं। तो मैं सोचता था कि ये अब्दुल कादिर ये कैसे बर्दाश्त करता होगा। तो आज वो चीज़ सामने आई जहां उक्ता हलुआ और अब्दुल कादिर ने ये वाजे किया कि किसी ख़ानदान की ग़ुलामी नहीं, किसी ख़ानदान से वफ़ादारी नहीं, बल्कि अगर वफ़ादारी है तो अपने वतन से है, अपनी अफ़वाज पाकिस्तान से है जो आपका दिफा कर रही हैं। तो मुझे इस बात से बड़ा इत्मीनान हुआ, क्योंकि मुझे एक कांटा सा रहता था कि बहुत अच्छा आदमी, एक अच्छा ऑफिसर जिसने अपनी सारी ज़िंदगी बड़ी सूझबूझ और ईमानदारी से गुजारी है, तो वो शख्स जो है वो कहाँ लटका हुआ है। तो वो उसमें बड़ी क्लैरिटी आई। लेकिन उसके साथ ही मैं एक और चीज़ मेंशन करूँगा, क्योंकि ये मैं महसूस करता हूँ कि हमारे बाद सियासतदान अपने ज़ाती मुफादात के लिए एक ऐसी डगर पे चल निकले हैं जो मुल्क की बका के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। और उसका पब्लिक रिएक्शन आया। आपने देखा कि अवाम की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया, रिपल्शन आई। ख़ास तौर पे जब मियाँ साहब के बयानिए के बाद मियाँ साहब का ही दिया हुआ बयानिया अयाज सादिक साहब ने बयान किया, तो फिर आपने देखा कि पूरी कौम उठ खड़ी हुई और एक बहुत बड़ा धचका लगा लोगों को कि ये क्या कह गए हैं। अफवाज पाकिस्तान में भी इसको बड़े नफरत की निगाह से देखा गया। तो उसका आज जो एक मज़र नज़र आ रहा है वो ये है कि कल जो BBC को इंटरव्यू दिया बिलावल जरदारी ने, उसने महसूस किया, मेरा अपना अंदाज़ा है, लोग उसको बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की तरफ जा रहे हैं कि जी ज़रूर उनका अंदर से कोई कहीं तय पा रहा होगा मामला। ये सब झूठ, बिल्कुल फजूलियात। मेरा अपना अंदाज़ा है कि एक पॉलिटिशियन की हैसियत से पीपल्स पार्टी ने यह महसूस किया है कि जो बयानियाँ मियाँ साहब या याद सादिक दे रहे हैं ये इतना शर्मनाक और घिनौना है, और इसके खिलाफ पब्लिक रिएक्शन इतना सुयर है, इतना ज़्यादा है कि हम इसका बोझ नहीं उठा सकेंगे। और बेहतर है कि हम थोड़ा हट के नज़र आएँ ताकि पीपल्स पार्टी की इज्जत बहाल रहे, पीपल्स पार्टी जो है वो अपना एक मकाम कायम रख सके जहाँ उसकी हुब्बुल वतनी पे कोई हर्फ ना आए। तो उस लिहाज से मैं देख रहा हूँ कि आज हमारे मुल्क में सियासत में जो लकीर खींचनी है अवाम ने या सियासतदानों ने या लोगों ने, वो सिर्फ एक चीज़ पे है। वो क्या है? आपने एक ख़ानदान की किसी की ग़ुलामी करनी है कि सारी वफ़ाएं उसी के साथ डाल दें, या आपने अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान के साथ वफ़ादारी निभानी है। और पाकिस्तान के साथ वफ़ादारी निभाना आपकी अफवाज हैं, आपके दिफाई अदारे हैं, ये आपका दिफा कर रहे हैं। अगर उनमें कोई ख़राबी है, गलती है, तो वो तो दूर हो सकती है, लेकिन खुदारा ऐसा काम ना करें जिनसे ये अदारे कमज़ोर पड़ जाएं, और अदारे कमज़ोर पड़े तो आपका दिफा कमज़ोर हो जाएगा और फिर पाकिस्तान की बका के लिए ख़तरा होगा। मेरी दुआ है कि रब्बुल आलमीन आप सब की रहनुमाई करे वतन की मोहब्बत के लिए, अपने मुल्क के दिफा के लिए, और किसी की ज़ात के लिए नहीं, किसी के ख़ानदान के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी वतन और अपने दिफा के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।